नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10 क्लास का सेल डिवीजन चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे जो केवल सेल डिवीजन के चैप्टर से ही संबंधित होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। ये आप देखिए और इसको अच्छा से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेल डिवीजन का ये सारा उसी से संबंधित है जो कि आप याद करिएगा। इसको क्वेश्चन और आंसर हम दोनों लिखाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्रोमोसोम का खोज। क्रोमोसोम का खोज कब तथा किसने किया, है ना। हम आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, इसको बैठा के भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रासबर्गर, नाम क्या है? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर बर्गर कब किए हैं? तो 1875 ईस्वी में। क्लियर? ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा जॉनसन। क्या लिखेंगे? जॉनसन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए अणु की रचना। डीएनए अणु की संरचना के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और कब? नोबेल पुरस्कार दिया गया और कब? तो ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार 1962 ईस्वी में वाटसन तथा क्रिक। वाटसन और क्रिक क्या किया? सबसे पहले डीएनए का संरचना दिया जो कि सीढ़ी के जैसा रचना दिखाई दिया, जिसके बारे में हम पहले भी समझा चुके हैं। तो यही है वाटसन और क्रिक। तो ये दोनों मिल करके क्या किया? रचना दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्या होगा आंसर? बोलिए। न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों के मिलने से बना होता है, तो इसको एक साथ हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन किसका बना होता है? जीन किसका बना होता है? निश्चित रूप से किसका? डीएनए, क्योंकि डीएनए का भाग ही जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नर के लैंगिक गुणसूत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? नर के लैंगिक गुणसूत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बताइए। यहां बोला नर के लैंगिक गुणसूत्र को, तो XY है ना। क्या लिखेंगे? XY से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक समान मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं?
एक सामान्य मनुष्य के, प्रत्येक से लिख देते हैं, ऐसे भी सामान्य मनुष्य में भी आएगा तब भी वही चीज लिखना है, और प्रत्येक कोशिका में भी आएगा तब भी वही लिखना है, क्योंकि दरअसल होता है कि प्रत्येक कोशिका में कितना होता है, कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, बताइए। 23 जोड़ा या 46। अब ऑप्शन कैसा रहता है, 23 जोड़ा का रहता है कि 46 का रहता है, उसके हिसाब से आंसर लिखना है। वंशागति का भौतिक आधार किसे कहते हैं, वंशागति का भौतिक आधार, भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा, गुणसूत्र को, गुणसूत्र को, गुणसूत्र को क्या कहते हैं, वंशागति का भौतिक आधार। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र के कारण ही माता पिता का जो लक्षण होता है वो संतान में जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं भौतिक आधार। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले किसका विभाजन होता है, किसका विभाजन होता है? बोलिए आंसर, किसका? केंद्रक का। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन का जो केंद्रक विभाजन होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है, माने साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, तो पहले केंद्रक विभाजन फिर कोशिका द्रव विभाजन, तो इसलिए पहला नंबर में केंद्रक विभाजित होता है। इसके बाद है कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा से मालूम होगा। कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं, ये तो सब विद्यार्थी को पता होगा, होगा कि नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग देख लीजिए बढ़िया से, माइटोकॉन्ड्रिया, सही स्पेलिंग ऐसे लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं शक्ति घर। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बोलिए, केंद्रक को। क्यों? क्योंकि केंद्रक क्या करता है, संपूर्ण कोशिका के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं को संचालित करता है और उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, इसलिए केंद्रक को ही कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। किसमें मिलता है? लाइसोसोम किस कोशिका में मिलता है? जंतु कोशिका में। तो लाइसोसोम को ही कहते हैं कोशिका का आत्मघाती थैला। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन वहां बनता होगा तभी उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आंसर क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम भी लिख सकते हैं या राइबोसोम भी बोल सकते हैं इसको। तो राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्मित करता है। उसके बाद माइटोसिस का आविष्कार, माइटोसिस का आविष्कार किसने किया? किसने किया?
आंसर क्या होगा? 1878 से लेकर 1882 ईस्वी के बीच वाल्टर फ्लेमिंग याद रखिएगा नाम, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। क्लियर? नाम याद रखना है इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। विश्रामावस्था का प्रथम चरण का नाम क्या है? विश्रामावस्था, देखिए विश्रामावस्था का दूसरा नाम इंटरफेज अंग्रेजी में कहते हैं। तो विश्रामावस्था इंटरफेज का पहला चरण क्या होता है? जीवन फेज। सेल साइकिल में बताया गया है जीवन फेज पहला इसका चरण होता है। किस कोशिका के कोशिका विभाजन के समय एस्ट्रल रश्मियां नहीं बनते हैं, एस्ट्रल रेज नहीं बनते हैं? बोलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा पौधा कोशिका, प्लांट सेल। पौधा कोशिका क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पौधा कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि एस्ट्रल रश्मियां जो बनते हैं वो सेंट्रोसोम से ही बनते हैं। इसलिए पौधा कोशिका ही है जिसमें कि एस्ट्रल रेज नहीं बनते। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में है किस प्रकार के कोशिका विभाजन को समीकरणीय विभाजन करना। समीकरणीय, इसको इक्वेशनल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आंसर क्या होगा? माइटोसिस। आंसर क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस कोशिका विभाजन को कहते हैं माइटोसिस। हिंदी में अगर आएगा तो लिख दीजिएगा समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है? किस कोशिका विभाजन को किस प्रकार के कोशिका विभाजन को ह्रास विभाजन कहते हैं? ह्रास विभाजन। हॉल लिख करके इसको ऐसे कर दीजिएगा, ह्रास विभाजन। इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। इंग्लिश का हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसलिए दोनों लिख दिए हैं। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। आंसर होगा मियोसिस। क्या लिखना है? मियोसिस। मियोसिस कोशिका विभाजन को कहते हैं मियोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है? 19 नंबर क्वेश्चन। डीएनए का इकाई क्या है? डीएनए का इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ना? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तब बनते हैं डीएनए। 20 नंबर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जीन
स्वजनन, जीन स्वजनन का अंतिम इकाई है। ये बात किसने बोला? अंतिम इकाई है। ठीक है, ये बात किसने कहा है? तो यह किसने कहा? आंसर होगा 1952 में गाइडो पोंटेकोर्वो, पोंटेकोर्वो। तो ये नाम याद रखिए। 21 नंबर, न्यूक्लियोसोम्स किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसोम्स किसे कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर लिखेंगे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं के समूहों के चारों तरफ डीएनए से घिरी हुई रचना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। क्लियर है? मतलब बीच में हिस्टोन प्रोटीन रहेगा और उसके चारों तरफ डीएनए का अणु रहेगा। ये दोनों मिलकर के ही न्यूक्लियोन्स कहलाता है। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? अगर सिंपल में पूछता है गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे? 2 प्रकार। 2 प्रकार के। कौन कौन? 1 नंबर दैहिक गुणसूत्र, जिसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र, जिसको कहते हैं एलोसोम। इसकी संख्या 44, इसकी संख्या 2, टोटल कितना हुआ? 46। या इसको क्या कहेंगे? 22 जोड़ा, और इसको क्या कहेंगे? 1 जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा में अगर पूछेगा तो इस हिसाब से हम लोग दोनों को अलग अलग भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कोशिका चक्र के किस अवस्था के बाद कोशिका विभाजन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं? तो आंसर क्या होगा? G2 फेज, क्योंकि G2 फेज के बाद फिर प्रवेश कर जाता है प्रोफेज में। तो G2 फेज याद रखिएगा। कोशिका चक्र में G2 फेज के बाद ही शुरू हो जाता है कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 24, अनियंत्रित कोशिका विभाजन किसके कारक है? तो देखिए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन तभी होता है जब कार्सिनोजेनिक कारक, इसको कहते हैं कार्सिनोजेनिक कारक,
अब ये सब क्या है कार्सिनोजेनिक कारक? तो जो भी प्रदूषक पदार्थ होते हैं या जो धूम्रपान करते हैं, जो सिगरेट का जो धुआं उसके लंग्स में जाते हैं, फेफड़ा में जाते हैं, या प्रदूषित वायु उसके लंग्स में जाते हैं, या कोई गुटखा खाता है तो उसका जो केमिकल्स होता है वो उसके माउथ में चले जाते हैं, सेल में चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं कार्सिनोजेनिक कारक। और यही कार्सिनोजेनिक कारक के कारण क्या होता है, कोशिका में अनियंत्रित विभाजन हो जाता है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, उसके जीन में चेंज हो जाता है, जिससे कि कैंसर होने की संभावना हो जाती है। कैंसर होने का मतलब ये हुआ कि कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगना। और अगर कोशिका एक सीमित टाइम में विभाजित होता है तो नॉर्मल बॉडी का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। लेकिन अगर अचानक क्या हो कि समय से पहले और अधिक मात्रा में अगर कोशिका विभाजित होने लग जाए तो समझ लीजिए वो कैंसर का कारक के कारण हो रहा है, जिसको कहते हैं कार्सिनोजेनिक कारक। ये चीज हमेशा याद रखेंगे, कार्सिनोजेनिक कारक। 25 नंबर, क्रॉसिंग ओवर क्या है? पारगमन कहते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? देखिए ये दरअसल होता क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन के समय ये प्रक्रिया होता है। तो इसको लिखेंगे मियोसिस कोशिका विभाजन के समय, मियोसिस कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज फर्स्ट के पेकिटीन वाली अवस्था में, पेकिटीन एक अवस्था है पेकिटीन, जो कि कब होता है तो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। पेकिटीन वाली अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर, ध्यान रखिएगा इसको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे एक्स के समान रचना बनाते हैं, जिसे काइजमा कहते हैं। परंतु जब दोनों क्रोमेटिड में विकर्षण होने लगते हैं तो नॉन सिस्टर के क्रोमेटिड का कुछ भाग टूटकर आनुवंशिक इकाई यानी जीन का आदान प्रदान हो जाता है, इस घटना को, ये जो जीन का आदान प्रदान होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गया। थोड़ा सा मियोसिस सेल डिवीजन जब हम पढ़ाए थे तो उस समय आप देखेंगे कि इसका परिभाषा हम अच्छी तरह से बताए भी हैं, लिखाए भी हैं और उसमें समझाए भी हैं, और नहीं तो ये परिभाषा आप देख सकते हैं। 26 नंबर, समजात क्रोमोसोम क्या है?
समजात क्रोमोजोम क्या है? देखिए, हमारी कोशिकाओं में या जीवों के प्रत्येक शारीरिक कोशिका में क्रोमोजोम जोड़ा के रूप में होते हैं, जिसमें एक जोड़ा, जिसमें एक क्रोमोजोम मैटरनल तथा दूसरा क्रोमोजोम पैटर्नल होता है। यानी एक मातृक क्रोमोजोम होता है, दूसरा पैतृक क्रोमोजोम होता है। चाहे तो इसे लिख दें मातृक क्रोमोजोम और ये पैतृक क्रोमोजोम, यानी एक माता से आया हुआ क्रोमोजोम और एक पिता से आया हुआ क्रोमोजोम। पैतृक क्रोमोजोम और मातृक क्रोमोजोम दोनों साथ साथ रहते हैं। दूसरा क्रोमोजोम पैटर्नल होता है। इन दोनों क्रोमोजोम के जोड़ा को ही क्या कहते हैं? समजात क्रोमोजोम, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस, GOUS, होमोलोगस क्रोमोजोम। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। माइटोसिस के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोसिस के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः उपस्थित हो। एक समय होता है कि केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है और दूसरे टाइम में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली फिर से आ जाता है। तो याद रखिएगा टेलोफेज वाली अवस्था में क्या होता है, वो केंद्रक झिल्ली फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, माइटोसिस के किस अवस्था में क्रोमोजोम को गिना जा सकता है? क्रोमोजोम को गिनती किया जा सकता है। तो मेटाफेज, याद रखिएगा, मेटाफेज याद रहेगा, मेटाफेज। ये हो गया टेलोफेज। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या होता है, क्रोमोजोम इतना अलग अलग हो जाते हैं कि क्रोमोजोम को आसानी से हम लोग गिनती कर सकते हैं। तो इसलिए ये कौन सा अवस्था हुआ, मेटाफेज। माइटोसिस के किस अवस्था में क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा मेटाफेज, इसका भी आंसर
मेटाफेज ही होगा। तो मेटाफेज से देखिए कितना क्वेश्चन उठ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दोहरा दोहरा के पूछते रहता है। फिर देखिए माइटोसिस के किस अवस्था में क्रोमोजोम विषुवत रेखीय पट्टी, अब ये भूगोल नहीं है, ये साइंस ही है। विषुवत रेखीय पट्टी को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। अब इसको भूमध्य रेखीय पट्टी भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखीय पट्टी भी बोल सकते हैं, पर चले आते हैं, माने एकदम मध्य में आकर के सज जाते हैं। तब भी आंसर क्या होगा? मेटाफेज। तो देखिए मेटाफेज से कितना क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, माइटोसिस के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका दोनों ही गायब हो जाते हैं, दोनों ही गायब। देखिए यहां पे बोला है उपस्थित हो जाना, और यहां कहता है गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तब आंसर क्या होगा? प्रोफेज। माइटोसिस के किस अवस्था में क्रोमोजोम का क्रोमेटिड ध्रुवों की ओर गति करने लगता है, ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। देखिए इसका आंसर होगा टेलोफेज, इसका आंसर होगा एनाफेज। ठीक है। तो इस तरह से फेजेज से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कोशिका विभाजन शारीरिक कोशिकाओं में संपन्न होते हैं? शारीरिक कोशिकाओं में संपन्न होते हैं। आंसर क्या होगा? माइटोसिस, है ना, क्योंकि माइटोसिस हमेशा क्या होता है? शरीर के कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस पौधों में पोलन ग्रेन होता है, जिसको कहते हैं पोलन ग्रेन जन्म लेता है, उमंग के अंदर जन्म लेता है पोलन ग्रेन। तो इस पोलन ग्रेन के निर्माण के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? कोशिका विभाजन होता है। आंसर क्या होगा? क्योंकि ये जनन कोशिका है इसलिए होगा मियोसिस, है ना, मियोसिस। आंसर क्या होगा? मियोसिस। पौधों के स्पोर के निर्माण के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? कोशिका विभाजन होता है। तब भी आंसर क्या होगा? मियोसिस, क्योंकि स्पोर भी है एक प्रकार का
गैमीट के निर्माण में अथवा एक और क्वेश्चन इसी में डाल देते हैं, जनन कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। आंसर क्या होगा, इसका भी हो जाएगा मियोसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पौधे के शारीरिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 36 है, तो इसके उसके बाद देखिए, एक नंबर गैमीट, नंबर 2 जड़, नंबर 3 भ्रूण, नंबर 4 भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो एक तरीका सिखा देते हैं इसको निकालने के लिए, झट से याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आप देखिए बायोलॉजी में भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स घुस गया है। तो ये जो 36 होता है, ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है। जब भी शारीरिक कोशिका में देगा तो उसको हम लोग 2n मानते हैं, क्योंकि वहां पे डिप्लॉयड होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q 2n बराबर 36, ये पहले निकाल लीजिएगा। इसलिए n बराबर कितना, 18। अब n बराबर जो निकाले हैं तो गैमीट में निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे गैमीट में क्या होगा, गैमीट n, तो गैमीट में n होता है, तो बताइए n बराबर कितना, 18। तो निकल गया गैमीट में हमेशा n होता है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर। 2 नंबर क्या है बोलिए, जड़ हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो बोलिए जड़ को क्या लिखेंगे, 2n, डिप्लॉयड होता है। तो 2n बराबर देखिए वहां 36 है, तो यहाँ भी 36 है, तो इसको 36 लिख देंगे। 3 नंबर बताइए भ्रूण हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो इसलिए 2n लिखेंगे। इसमें भी कितना हो जाएगा, 36। और चौथा नंबर हो गया क्या बोलिए, तो भ्रूणपोष हमेशा ध्यान रखिएगा, भ्रूणपोष जो है वो ट्रिप्लॉयड होता है, यानी 3n होता है। तो कितना होगा, 18 गुना 3, 18 तिया 54, यानी 54। तो भ्रूण में याद रखिए 54। गैमीट चाहे जो भी दे, एक सेल दे या पोलन ग्रेन दे, वो सब जो भी देगा सब गैमीट होगा। तो कभी हो सकता है गैमीट नहीं देके पोलन ग्रेन दिया जा सकता है, या फिर एक सेल दिया जा सकता है। तो एक सेल, पोलन ग्रेन, ये सब जो भी है वो जनन अंगों की कोशिकाएं हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोशिका विभाजन से जितनी संभवतः जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है मैंने करा दिया है। इसको अपना कॉपी में अच्छा से करके इसको ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा। बाकी पीछे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।